अब यहाँ से आपकी थोड़ी सी रियल स्टडी शुरू होती है। रिकॉर्डिंग कर दी ना? हाँ ठीक है, कूल। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कि आपको पेंटिंग्स दिखेंगी, ये देखो जो पहले ही पेज पे आपको कुछ पेंटिंग्स दिख रही है ना, एक मेंस का एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि प्री हिस्टोरिक या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की पेंटिंग्स हमें बहुत कुछ डिपिक्ट करती है। तो आप इजी वाली जो पेंटिंग्स हैं ये आप इजीली बना सकते हो। मैं बना के आया था पेपर में। पेज पे पेंटिंग्स है, आपके पास किताब में है, सबके पास 11वीं क्लास की फाइन आर्ट है। ये जो पेंटिंग्स देखो, सिंपल स्केचेस हैं, ये बनाए जा सकते हैं। इनको बनाते ही आपके इनके नीचे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि बहुत सी चीजें अपने को इससे पता चलता है कि इनको पिक्टोग्राफिकल नॉलेज से रिप्रेजेंटेशन करना आता था। ये जैसे सिंबॉलिक मतलब वर्बल और नॉन वर्बल तो दोनों तरीके के कम्युनिकेशन कर सकते थे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, कोई भी पिक्चर होती है वो किस तरह का कम्युनिकेशन है। और इसमें अगर जानवरों की फोटो कुछ रिचुअल्स मिल जाते हैं तो अपने को ये पता चलता है ना कि उनको अपने टाइम की सोसाइटी को भी डिपिक्ट करना आता था। समझ रहे हो? इस तरह की पिक्चर्स बना के अपने छोटे से बॉक्स में बना सकते हैं इनको। तो ये थोड़ा हाईलाइट करता है कि तुम मेंस में लिखते वक्त वो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है कि सिंपल सा आया कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हमें क्या क्या बताती है। तो छोटी छोटी ब्लॉक पेंटिंग्स बना के तुम उसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ऐसे 2-3 दिन काम ही तो करना होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में GS1 में 3 ही वर्ड्स हैं मेंस में, यूपीएससी में, इज आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। कोई भी क्वेश्चन भी 3 वर्ड से ही लिंक होगा आर्ट एंड कल्चर का। 3 ही शब्द हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। उसी प्रकार से आपके आधुनिक इतिहास में, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री, 3 ही शब्द हैं, इवेंट, इश्यूज एंड पर्सनैलिटीज। सिलेबस पढ़ा है किसी ने? सुपरफिशियली देखा है? किसी को नहीं। मेंस की फाइट तो देखो कभी चेंज नहीं आने वाली। लोगों को ये लगता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज सिलेबस, व्हिच इज नॉट। बहुत ही सिंपलीफाइड और साफ यूपीएससी बता रही है भाई इतना ही पढ़ो, मुझे तुम्हारे से फालतू ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और अब तुम क्या कि बहुत बड़े इश्यूज हैं, इवेंट इश्यूज, पर्सनालिटी में तो सारी हिस्ट्री आ जाएगी। नो, आस्क ए गुड स्टूडियस 10th क्लास स्टूडेंट अबाउट पर्सनालिटीज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। 10th और 11th क्लास स्टूडेंट जो भी वो नाम बता पाए सिर्फ उनको ही पढ़ना है। यूपीएससी गांधी पूछती है, अम्बेडकर पूछती है, सुभाष चंद्र पूछती है, लॉर्ड कर्जन का नाम भी 10वीं 11वीं वालों को पता होता है। यूपीएससी ने आज तक कभी ये नहीं पूछा कि तुम डोंडो कृष्ण कार्वे के बारे में बताओ। यूपीएससी ने ब्रह्मो समाज पूछा तो अपने को भी नाम पता था, अपने 10वीं 11वीं में हुआ करते थे। उन्होंने आर्य समाज पूछा तो अपने को नाम पता था। हाँ ये जरूर है कि इस बार उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट पूछ लिया, उसका अपने को नहीं पता था, जो कि हेनरी विवान किया। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज है कि ब्रह्मो समाज और ये, और क्वेश्चन था कि एवोल्यूशन बताओ इनका यहाँ तक कैसे हुआ। उन्होंने क्या हेल्प किया, ये क्वेश्चन था इस बार के मेंस का। ये मुझे क्वेश्चन क्यों याद है? कारण क्योंकि मेरे को लगभग 20 में से 15-16 इस तरह से याद नहीं, क्योंकि सिलेबस इस तरह से डिवाइड किया, इस तरह से पता है कि पहले 3 क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, उसके बाद में अगले 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आने ही आने, फिर 7, 8वां, 9वां, 10वां सोसाइटी आना ही आना है। तो उस कंपार्टमेंट में भी आपको पता नहीं कि कौन सी चीज सिलेबस में और क्या आएगा। तो आपके पास पहले से टेम्पलेट तैयार होते हैं कि इनमें क्या फेंकना है, आपको क्या लिखना है। इज दैट क्लियर? तो इसमें से जब प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की अपने बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बना दिया यूपीएससी ने कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स को क्या बताती है। तो ये छोटी छोटी चीजें लिखती है अपना। ठीक है, अब इसके लिए जो आपको याद रखना है, एक तो सुयूल रिवर लिखी हुई है इसमें पहले चैप्टर में, SUYAL, सुयूल, सुयल, सुयूल, जो भी नाम बोलना चाहो, डू नॉट गो विद माय प्रोनाउंसिएशन व्हिच इज वेरी बैड। ठीक है, लकुडियार केव्स है जो कि इस रिवर पे है, सुयूल रिवर, सुयल रिवर पे लकुडियार, सॉरी। ये जितने भी हैंडलिंग फिगर आप देख रहे हो ना, ये वाले जो सामने दिखाई दे रहे हैं आपको पहले पेज पे, वो ये बता रहे हैं कि लकुडियार केव्स पे हैं। ठीक है, ये हैंडलिंग केव नीचे केव्स लिखा हुआ होगा, और इसमें कोई खास बात है नहीं। बिम्बेडका को
किसने एग्जीक्यूट किया, इसका इसमें नाम लिखा हुआ है वीएस वकानकर। हालांकि यूपीएससी इतनी वो स्टेट पीसीएस में जैसे पूछते उनमें नहीं जाती है, पर स्टिल अपने को 3-4 नाम है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसने की थी एग्जीक्यूशन? दयाराम साहनी। नाइस। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर बिकॉज बड़ा शब्द है ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पा जो शहर था, उनकी एग्जीक्यूशन की थी दयाराम साहनी ने। बाकी अपने को ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में पशुपति की सील की फोटो आएगी यहाँ पे कहीं आगे। बाकी देखो ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना यहाँ, आप सारा कुछ पढ़ लो। जैसे इसमें एक नाम आएगा आर्किबोल्ड कार्लाइल, तो दैट इज रिलेटेड विद द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द रोक पेंटिंग। इस तरह के अगर याद करना, मतलब मुझे ये सेकंड मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि एक बार कान में से निकल जाए आपके, जिसने भी पढ़ा होगा उसने भी हाईलाइट कर रखा होगा आर्किबोल्ड कार्लाइल का नाम की फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द रोक पेंटिंग। दूसरे मिल जाएगा आपको, दूसरे पेज में मोस्ट प्रोबेबली, पहले पैराग्राफ में, दूसरे पेज के पैराग्राफ में कहीं देखो मिल जाएगा आपको। इस तरह के जितने नाम है ना ये में बहुत ज्यादा है, और आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ। मैं सिर्फ वो नाम बता रहा हूँ जो इंडिया या वो जो बहुत फेमस है। आर्किबोल्ड कार्लाइल इतना फेमस नहीं, अलेक्जेंडर कनिंघम फेमस है, तो ही वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ दैट आर्कियोलॉजिकल जो बनाया था अपने 1800 समथिंग में ना, जो आर्कियोलॉजिकल अपना बना हुआ म्यूजियम, जो भी जो डिपार्टमेंट बना था उसका फर्स्ट वो था, और उसकी बुक थी बिल्सा टॉक्स। इसको मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन लोगों को इतना याद रखना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बिकॉज ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी कैन स्टोर इन आवर। उसके बाद में पशुपति आती है, पशुपति सील। पशुपति की सील वो है ना नीचे, उसकी पेंटिंग सही नहीं है वहां पे। पशुपति सील का मिलेगी, पशुपति की सील नहीं है इस पहले चैप्टर में, दूसरे में होगी कोई। हाँ ये रही पशुपति सील है 12वें नंबर पेज पे। अब देखो इसके ऊपर जो जानवर है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ये नहीं पूछेगी इनमें से कौन कौन से जानवर है, एक जानवर का नाम लिख के दे देगी कि इट इज फाउंड ऑन दैट पशुपति सील। तो उसका एक निमोनिक बनाया था बातर, BAATER। डबल ए का मतलब 2 एंटलोप्स है नीचे, ठीक है, BAATER। और बी का मतलब यहाँ पे बफलो है, बुल नहीं है। क्रॉस करके आप बुल को क्रॉस कीजिए, बहुत जरूरी है ये चीज, मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि जैसे ही आप अशोक चक्र पढ़ेंगे ना तो उस पे बुल है, बफलो नहीं। बी का मतलब, और ई से एलिफेंट, आर से राइनो, टी से टाइगर बन जाएगा। बी की दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने बी पे जो यूपीएससी खेल सकती है, जिस निमोनिक पे, मतलब यूपीएससी को बता रहे हैं लोग निमोनिक क्या बनाते हैं आजकल, वो सब दिन गए जब निमोनिक बना के आंसर होते हैं। 2014 से पहले के पेपर देखोगे तो शायद आपके 150 नंबर भी आ जाए। मैं तरीका बता रहा हूँ, उससे पेपर करके देखोगे, अब नहीं आएंगे। क्योंकि बफलो और बुल में कंफ्यूज करेंगे, वो साबरमती और सरस्वती में ही कंफ्यूज करेंगे। यूपीएससी एक सिंपल है, आपको ये विश्वास दिलाया जाएगा कि आपका प्रश्न आता है, फिर आप गलत करेंगे। आप पेपर देके देखना, जो सीरीज की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछ के देखना कि उनको उस वक्त लग रहा होगा कि दिस इज बट ऑब्वियस, और वहीं वो गलती करेंगे बिकॉज दे वर नॉट अवेयर व्हेन दे वर रीडिंग। ठीक है, तो अपने को वो गलतियां नहीं करनी है। तो हार्ड एनसीईआरटी की चीजें, मतलब रिकरेंट अफेयर की बहुत गलत होती है, इस वजह से कभी वो ये ना कि 110 120 क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये नहीं गलत हो रही। तो इनका कारण साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 20-30 साल के पेपर देखे हैं, तो मैं उसी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ये चीज गलत नहीं करनी है, इनको ढंग से मार्क कर लेना। 2 एंटलोप है, टाइगर, और ये तो क्लियर हो जाएगा, एलिफेंट है, आर से राइनो है, टी से टाइगर है, बी से इट्स बफलो नॉट बुल। ठीक है, हड़प्पन्स को मेकअप का शौक था। एक सिंपल सी स्टेटमेंट आ जाए तो सही है गलत है? ये गलत कैसे हो सकती है? क्वेश्चन मतलब दे वर फाउंड ऑफ मेकअप, इस तरह से आ जाए तो तुम्हें आपसे पूछना होगा कि स्टेटमेंट गलत होने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यूपीएससी अगर ये गलत करना है। हड़प्पन वर नो हाउ टू मेक एरोप्लेन्स, तो ये गलत हो जाएगी।
मतलब समझ रहे हो, तुम्हें इस तरह की चीजें जो नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है, और वो हड़प्पन्स के बारे में आ जाए तो वो सही ही होनी चाहिए। एरोप्लेन अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, लाइक अब तक तो नहीं है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, समझ रहे हो। इस हिसाब से जब कोई स्टेटमेंट आती है तो उनको सही या गलत करना तुम्हारी ऑन अंडरस्टैंडिंग पे उस वक्त पे डिपेंड करता है। हालांकि मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा इसके एविडेंस है, वो कुछ सिनेबार और वो सब मिले हैं जो कि मेकअप के लिए यूज होते थे, पर उनके शब्द नाम याद रखना जरूरी नहीं है। ये जरूरी है पता होना कि दे वर फॉन्ड ऑफ मेकअप्स एंड ज्वेलरीज एंड व्हाट नॉट। ज्वेलरी पता लग गया कि मेकअप वगैरह वो सब अच्छा लगता ही होगा, ऑर्नामेंट्स वगैरह। अब अशोक स्तंभ का उसका अशोक लायन पिलर है ना, अरे जो उस पे जो चार नाम है उनके, सारनाथ वाला है, उनके चारों के क्या क्या नाम है बताओ। भेल, बी गेल, दिस बी इज बुल, एन एच इज horse, is L is lion, if there is no tiger। बट अगर न्यूमोनिक नहीं बनाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, टाइगर का है लायन का है। अब मैं बताऊं न्यूमोनिक का फायदा क्या होता है। एक क्वेश्चन आया था पता नहीं कौन से एग्जाम में था, जिसमें लिखा हुआ था कि सारनाथ के स्तंभ पे टाइगर लायन दोनों है, मतलब ये तो दोनों न्यूमोनिक लग गए, तो पशुपति का न्यूमोनिक है और दूसरा इसका है, दोनों साथ में तो नहीं हो सकते, तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत होगी। आया समझ में। इंडिया में चीता है क्या? हाँ, इंडिया में चीता है ही, वापस ला रहे हैं वो अलग बात है, पर इंडिया में इस वक्त चीता नहीं है। एशिया में चीता है, ईरान में है, ठीक है। इंडिया में कहीं भी चीता है ही नहीं, पता है ना। पर इंडिया में टाइगर है, टाइगर तो है। चलो ये एनवायरमेंट तक मैं छोटी मोटी चीजें बताऊंगा कि इनके क्वेश्चन कैसे आता है। नेकलेस था, हाँ मतलब ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो पोजीशन आना चाहिए। ये नेकलेस बता रहा है उसका सिनेबार का या फिर कुछ किसी चीज का आंसर रीजन। हाँ ये बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब भावार्थ समझ, या फिर अगर बड़ा कर पाए तो तुम आंसर कर पाओगे। पुराना रह गया था बॉक्स में, ओके। अब जैसे कि ये 12वीं पेज पे तुम्हें ऊपर वाली ये दिख रही है, इस तरह की जो छोटी मोटी पिक्चर्स हैं, ये देखो 2x2 की स्क्वायर 2 इंच की है दोनों तरफ से, है ना। ये बनाई जा सकती है पेपर में जब आर्ट एंड कल्चर इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के जो भी पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो अपने स्कीमेटिक डायग्राम से बना सकते हैं, मेंस में बनाएंगे। जैसे कि नटराज को अलग पूरा तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अपने, पर नटराज को स्कीमेटिक डायग्राम से अपने बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर सिंपल ही चोला स्कल्पचर के बारे में पूछ लिया, स्पेसिफिकली नटराज के बारे में पूछ लिया, क्योंकि पूछ सकते हैं 11वीं क्लास की फाइन आर्ट में पूरा आधा पेज दे रखा है नटराज को एक्सप्लेन करने के लिए कि राइट हैंड क्या है रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट हैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, डोला हस्त क्या है, अभय हस्त क्या है, कुंडलिनी क्या है, अपसा मार क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, और वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और 11वीं क्लास में लिखा हुआ है। तो यूपीएससी तो जरूर पूछ सकते हैं 10 नंबर में। उसमें अपने अगर स्कीमेटिक डायग्राम बना कि ऊपर वाले में फायर है जो कि डिस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करती है, कुंडली है इधर वाले हाथ में जो क्रिएशन रिप्रेजेंट करती है, ऊपर वाला वरदान वाला है, नीचे वाला वो उनकी ह्यूमिलिटी दिखाता है, और नीचे इग्नोरेंस है जिसमें मार लिखा गया है। इस सारी चीज एक स्कीमेटिक्स के मतलब नटराज बना के दिखाई जा सकती है। जैसी भी चीज जो भी तुम्हें फाइन आर्ट की किताब में, स्पेसिफिकली इस किताब में मिले क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के, वहीं से आ रहे, और अगर उसका स्कीमेटिक बना तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि नॉर्मली पूछ लिया नगारा स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल में डिफरेंशिएट करो, दे आर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स, दोनों के इलेक्ट्रिक स्कीमेटिक ही बने हुए हैं इसमें। स्कीमेटिक समझते हो ना, जैसे मान लो तो एक आदमी बनाना है तो ये मैंने ऐसे करके ऐसे बना दिया, दिस इज स्कीमेटिक, ठीक है। औरत बनानी है तो इसकी टांगें चौड़ी करने की ऐसे फ्रॉक सी बना दो, फिर इस तरह से आप नीचे करके ऐसे प्लस लिख सकते हो, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के बनाने, ठीक। ये स्कीमेटिक्स हैं, ये रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं। दीज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट डू नॉट रिक्वायर द एग्जामिनर टू रीड योर टेक्स्ट, योर पिक्चर क्लियर इनफ, ठीक है। अपने एग्जामिनर की लाइफ इजी करनी है। ये जितने भी इस तरह की पिक्चर्स हैं
आपको एक वो टॉपर था ना, क्या नाम था उसका, ये जो एंथ्रोपोलॉजी से टॉपर आया था, अनुदीप द्रुशेट्टी, उसके 5 ही पेजेस के स्कीमेटिक्स सबके बना रखे हैं, वो पढ़ लेना। 5 ही पेज में बहुत सारी डायग्राम्स बना रखे हैं और सारे स्कीमेटिक बना रखे हैं उसमें, सफिशिएंट है। ठीक है, अब अपने आते हैं बार्बर केव्स पे। इसमें एक पहले इसमें मैं पहले 2-3 चैप्टर करवा रहा हूँ। इसमें एक नाम है आजीविका से रिलेटेड है, लोमस ऋषि केव्स। बार्बर सेक्ट जानते हो? जानना भी नहीं, क्योंकि यूपीएससी में कहीं भी कभी भी नहीं पूछा जाएगा इस तरह से कि क्या है क्या नहीं। इसका रिलेशन पूछा जाएगा कौन सी डायनेस्टी से है। अशोक जो मौर्यन डायनेस्टी है उससे रिलेशन था इसका, और इन्हीं केव्स को लोमस ऋषि केव्स कहा जाता है। मैं वर्ड एसोसिएशन बता रहा हूँ फाइन आर्ट का, आपको पहले 3 चैप्टर पढ़ने खुद ही पढ़ेंगे, उसमें वर्ड एसोसिएशन जो प्रीलिम्स में आता है वो बता रहा हूँ। बोले पढ़ रहे हैं, बताइए। हाँ ठीक है, तो अब जब अपने फिलॉसफी पढ़ेंगे, फिलॉसफी भी पढ़ेंगे, अपने ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी भी पढ़ेंगे, उसमें हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी भी पढ़ेंगे। जब अपने बात कर लेंगे आजीविका सेक्ट क्या थे, बुद्धिज्म क्या था, जैनिज्म क्या था, जिस वक्त ये वाली बात करेंगे मैं चरवाका फिलॉसफी क्या थी, और हिंदुज्म के जो ऑर्थोडॉक्स के 6 स्कूल्स क्या थे, उस वक्त ये बात कर लेंगे। एनसीईआरटी से इससे जो एक्सट्रैक्शन करना है वो ये कि लोमस ऋषि केव्स बराबर केव्स को कहते हैं। वैसे ही 3 नाम और है, गणेश लेनी केव्स किसको कहता है? इसी आपके 11th की फाइन आर्ट में लिखा हुआ है, एलिफेंटा का। एलिफेंटा इज कॉल्ड गारापुरी केव्स। गणेश लेनी कौन सी है? महाराष्ट्र के पास, बिल्कुल सही है, जूनागढ़। और पांडुलेनी केव्स कौन सी केव्स को कहता है? 3 ही नाम है ये, लोमस ऋषि केव्स, पांडुलेनी केव्स और गणेश लेनी केव्स, जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं। गणेश लेनी केव्स इज जूनागढ़ वाली, पांडुलेनी केव्स इज नासिक वाली, एंड दिस लोमस ऋषि केव्स इज बराबर के। पांडुलेनी नासिक। क्या इलाज है? ठीक है, रॉक पिलर्स जो होता है, जैसे रॉकेट पिलर का मतलब होता है एक ही रॉक से, यहाँ कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए, ध्यान दीजिए क्लास। एक ही रॉक से काट के पूरा पिलर बनाया गया। अशोकन पिलर सारे रॉक कट। मेसन का मतलब ये सीमेंट को चिन के बनाया हुआ है, वो मेसन पिलर थे। जो आर्किमेनियन पिलर थे, जो सेंट्रल एशियन पिलर्स वो मेसन मेड होंगे, अशोकन रॉक कट होंगे। ठीक है, ये फाइन डिफरेंस है दोनों में। ये मैं आपको पहले इसके 3 चैप्टर में जो प्रीलिम्स की बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करके दे रहा हूँ, और सारी तेरा थोड़ी थोड़ी बीच में रख दूंगा, ताकि जब तुम आप पढ़ो तुम अप्रिशिएट कर पाओ कि कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करना। जो भी चीज क्रोनोलॉजी से इधर उधर जाएगी वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम्हारे को ऑलरेडी मैंने एक क्रोनोलॉजी बता दी भाई, इस तरह से तो एग्रीकल्चर शुरू हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आई, उसके बाद में ये वैदिक एज आती है, ठीक है, और उसके बाद में ऐसे जनपद शुरू होते हैं। अब इनको कैसे रिलेट करना है तो एक पेरिफेरल बताया जा रहा है। धीरे धीरे मैं जब अपने फाइनल कल्मिनेट करेंगे ना, तो एक रात लेंगे पूरी, जिसमें मैं आपको तमिलनाडु की हिस्ट्री क्लासेस करवाऊंगा, जिसमें पूरा सब कुछ स्ट्रक्चरली आपके पास साथ हो जाएगा। अभी इनमें से जो एक्सट्रैक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, जैनिज्म बुद्धिज्म में तो किसी आत्मा बसती है, स्तूप और विहार की बात करते हैं कि बुद्धिस्ट स्तूपा हुआ करते थे, विहार जैनों में भी हुआ करते थे। It is not uniquely Buddhism and Jainism concept which relates to stupa and vihar. वो पहले भी हुआ करते थे, और जहां भी कोई नॉर्मल जो सिर्फ एक ना पहले अटेम्प्ट में कोई बंदा जा रहा है, उसको ये दिख गया स्तूपा और विहार जैनिज्म और बुद्धिज्म से पहले की बात, उसको गलत मान लेगा, जबकि गलत नहीं है। आपकी 11वीं क्लास की फाइन आर्ट क्लियरली बोलती है कि स्तूपा एंड विहार चैत्यास आर पार्ट ऑफ जैना एंड बुद्धास बोथ
and they existed even before Jainism and Buddhism. ठीक है, क्राउनिंग ये अपने नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि अशोक पिलर जो है कैपिटल विदाउट क्राउनिंग व्हील टेकन एज एम्बलम, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. व्हाट डू यू मीन बाय दैट क्राउनिंग व्हील? इसमें आपके फोटो दे रखी है अशोक स्तंभ की. अब आगे पेज नंबर 22 पे क्लास इसमें क्राउनिंग व्हील कौन सा है? व्हील का क्या मतलब है? और ये सबको पता है अशोक स्तंभ नेशनल एम्बलम है ना. अशोक स्तंभ से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ. सत्यमेव जयते जो है क्या वो अशोक स्तंभ पे लिखा हुआ है? और तुम किसी से पूछ के नॉर्मली लोगों को ये लग स्तंभ पे लिखा हुआ है. किससे लिया गया है? वो किसी उपनिषद से लिया गया है. मुंडक उपनिषद से लिया गया है. अशोक स्तंभ पे नहीं लिखा गया वो. कि एक बार आ जाए यूपीएससी में लो नॉर्मली लोग इस पे ही मान लेंगे कि अशोक स्तंभ. नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ अरे एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये जनरल इंफॉर्मेशन जैसे अपना कोई सिंबल है, कुछ नाम है कहीं, इसलिए मैंने बताया. मैं नहीं बताऊंगा, ये तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन की बात है. खुद ढूंढो. बताया यार, मैं कह रहा हूँ खुद ढूंढो. अरे अगले पेज पे जिसको पढ़ोगे ना साफ पता चल जाएगा. दूसरा इसी के ऊपर A lion capital has also been found at सांची, क्योंकि ये सारनाथ की लायन कैपिटल का आपको एग्जांपल दे रखा है. ये जो दे रखी है पीछे पेज करो 22 नंबर पेज पे ऊपर लिखा हुआ सारनाथ लायन कैपिटल. यूपीसी नॉर्मली पूछ सकती है कि लायन कैपिटल इज ओनली एग्जीक्यूटेड एट सारनाथ. इसी में आगे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ कि सांची में भी मिला थी. बट अपना जो नेशनल एम्बलम है वो इंस्पायर्ड सारनाथ सांची वाली से नहीं है. तो सांची और सारनाथ में कंफ्यूज मत हो जाना, और नॉर्मली कंफ्यूज कर जाएगी ऐसी चीजों में. एक क्वीन माया देवी ड्रीम की इसमें फोटो है कहीं ना कहीं. ये दीदारगंज की है. इसका वो जो है ना लेफ्ट हैंड टूटा हुआ है. नॉर्मली मतलब इतना बड़ा फिगर है ना, इसके बारे में पढ़ना बनता है, पर मेरे को इसमें कोई क्वेश्चन बना नहीं जो यूपीएससी पूछ सके. बहुत बड़ी मूर्ति मिली थी इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है. जैसे कि डांसिंग गर्ल है, ये देखो पीछे एक फोटो. जब पे भी फोटोज है उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, पर यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाएगी मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ. जैसे डांसिंग गर्ल की फोटो है ये 16 नंबर पेज पे. इसमें तुम्हें एक चीज सरप्राइजिंग दिखेगी. इसका एक हाथ देखो कितना लंबा है, इसके घुटने तक आ रहा है. खुद का हाथ लगा के देखना, घुटने में नहीं लगेगा. एक्सेप्शनली लार्ज हैंड्स है. क्वेश्चन क्या बनेगा ये नहीं समझ में आ रहा. तो ऐसी चीजों को पढ़ने का मतलब नहीं बनता जिनसे क्वेश्चन नहीं बना सकते अपने. समझ रहे हो? एनिमल का क्वेश्चन बन गया, लाइन कैपिटल से कौन कौन से एनिमल है, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया. आई समझ में? वैसे स्पेसिफिक क्वेश्चन बन नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनको पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे. ये सिर्फ आप फाइन रीडिंग के लिए, आपको सेंस लेने के लिए कि उस वक्त क्या हुआ करता था. क्वेश्चन नहीं बनेंगे इनसे. ठीक है. एक और बात, वो नेकेड है, उसने कपड़े नहीं पहन रखे. ये डांसिंग गर्ल की जो ये ना, हाँ सिर्फ ऑर्नामेंट है. ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो तो पता नहीं, वो दैट विल बी अ वेरी बैड डे फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स. इस तरह के क्वेश्चन आने लगे. मतलब किन आंखों से दिखाना चाहते हो? एक बार वाइन पूछ लिया, कौन सी वाइन कौन से देश की है यूपीएससी में, मतलब बेवड़ा बनाओगे.
बाकी ये जो चीजें है ना, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन है, जैसे इसमें ये उत्तर प्रदेश और इनमें कौन सी जगह क्या मिल रहा है, क्या है क्या नहीं, कोई काम नहीं। क्रोनोलॉजी काम की है, जैसे कि जिनकी भी फोटोज दी हुई है, जैसे लोमस केव्स हैं, इधर धौली उड़ीसा का दे रखा है, तो जो भी साइट्स हैं उनको आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लीजिए कि इनमें से सबसे पहले कौन सा आया था, उससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 2018 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा के देख लेना, जिसका आंसर था 4 ऑप्शन थे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द अर्लीस्ट, उसका एलिफेंट केव्स एट धौली। क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज बताई क्लास शुरू होते ही, एंशिएंट में क्रोनोलॉजी इज डैम इंपॉर्टेंट। तो अरे इनकी क्रोनोलॉजी देखनी है, जिनकी फोटोज दी हुई है ना, जैसे लोमस केव्स है, मैंने बता दिया मौर्यन डायनेस्टी में बनी हुई है, तो धौली हो सकता है उससे पहले का हो। इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। इतनी भी ये फोटोज दी हुई है ना, जो फोटोज दी हुई है उनको तो अरेंज करना ही क्रोनोलॉजिकली, ये तुम्हारा टास्क है। क्वेश्चन उसी पे आएगा। तो 2018 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेना। अब उसके बाद में सांची के स्तूप में कुछ एक चीजें हैं, उसका स्कीमेटिक आपको, ये मैं क्वीन माया देवी वाला ड्रीम बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसको इलेबरेटिवली यहाँ पे फोटो, ये 28 नंबर पेज पर, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यही है नीचे कि बुद्धिज्म में यूपीएससी की आत्मा बसती है, एक ऐसा रिलीजन जो शुरू हुआ पर इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया भर में। युक्ति चाहती है तुम इसके बारे में जानो, तो इनसे रिलेटेड तो कुछ भी है ना, बुद्धिज्म उन्हें बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, जितना इन किताबों में नहीं है उतना पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी इन किताबों से बाहर जा चुकी है बुद्धिज्म को। बट कि इस तरह से कि एक माया देवी का ड्रीम रिप्रेजेंट करते हुए कुछ पॉइंट्स, स्ट्रक्चर्स मिले हैं, तो कौन सी जगह पे मिले हैं, तो शायद हो सकता है यूपीएससी इतना भी डेवलप कर जाए, क्योंकि इनकी फोटोज दी हुई है, जगह लिखा हुआ है ना, एमपी में है शायद ये जगह, एमपी की जगह ये। और इससे कि एलिफेंट का ड्रीम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये माया देवी का ड्रीम है कि बुद्धा का बर्थ है ना, ठीक है। तो माइथोलॉजी में जा चुकी है यूपीएससी, पूछा था ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए फ्यूचर बुद्धा, तो उसका आंसर मैत्री था, तो क्लियरली माइथोलॉजी में जा चुकी है यूपीएससी, ठीक है। तो अच्छा, अब जैनिज्म में 24 तीर्थंकर मानते थे, उनमें से एक महिला थी, मल्लीनाथ। यस, खुश हो? एनसीईआरटी में, पर जैनिज्म बुद्धिज्म यूपी बहुत डीप जा चुकी है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा इसमें बताने वाला काम खत्म हो गया। आगे जो भी चीजें हैं ना, वो सिर्फ एक फाइन रीडिंग के लिए हैं, क्वेश्चंस के लिए हैं। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ट्रू फॉल्स दे दूंगा आपको इनके, और इनकी भी स्कैन दे दूंगा जो मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, ठीक है। बट अभी नहीं दूंगा, अभी आपको एक बार फाइन करनी जरूरी है। बता दिया मैंने क्वेश्चन किस तरह से आता है, मैंने आज कम से कम 15-20 क्वेश्चन करवाए हैं आपको पता नहीं चल रहा, बट मैंने लिखे हैं तो मुझे पता चल रहा है। और कुछ एक 10 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके सामने से निकल गए पर आप शायद जवाब ना दे पाए, वो मैं पूछूंगा, ठीक है। बाकी क्लास अपने कल करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा खिंची। ठीक है तेजन, थैंक यू सो मच फॉर योर असिस्टेंस।